फर्स्ट अपार्टमेंट था मेरा यूके में, दैट वॉज ए नाइटमेयर। वीकली जो बजट होता था मेरा ग्रोसरी का, दैट वॉज 15 पाउंड्स। अपेंडिक्स फट गया और वो बच्ची के जिस्म में जहर फैल गया। और हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मी। और आज की वीडियो जो है इसके अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगी उन तमाम रीजंस पे दैट व्हाई एवरीबडी इज लीविंग यूके। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं, जब आप उनसे बात करो तो वो यूके छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अस। मैं अपनी भी इसमें बात करूंगी, मैं और मेरे हस्बैंड भी। ये हमारी रोजाना की डिस्कशन है कि हमें अब यूके में रहना है, नहीं रहना है, और हम भी अपने ऑप्शंस पे अब गौर कर रहे हैं। तो यही बात मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत लोगों को शिकायत ही होती है कि आप हमें तो मना कर रहे हैं यूके आने से, जबकि आप खुद तो सेटल्ड हैं, खुद तो आप यूके में रह रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि हम अभी भी सेटल्ड की कैटेगरी में नहीं आते। यस, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग अ लॉट मोर बेटर। हम उस स्ट्रगलिंग फेस में नहीं हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ दैट आई एम नॉट इन द स्ट्रगलिंग पीरियड, बट आई एम नॉट कम्प्लीटली सेटल्ड एज वेल। सेटल्ड आप कब होते हो, मतलब सेटल्ड होने का आपका पैरामीटर क्या है, ये एक अलग चीज है। फॉर मी एंड माई हस्बैंड, सेटल्ड फील करने के लिए पैरामीटर्स जो कुछ जरूरी हैं, उनमें आपकी पीआर है, आपका सिटीजनशिप है, वो एक बहुत मेजर चीज है, ठीक है। और मतलब मैं ऐसा फील करती हूँ कि यूके की लाइफ आसान नहीं है। मुझे यूके में रहते हुए 4 साल हो चुके हैं, और मैं आपसे जो कुछ भी आज शेयर करूंगी, दैट्स माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू माइट ऑल्सो हेल्प मी इन टेकिंग अ बेटर डिसीजन। तो मुझे 4 साल हो गए यूके में रहते हुए, और मैंने पहला 1-1.5 साल बहुत स्ट्रगल भी किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए हर चीज आसान रही, हमें अच्छे लोग मिले, हमें अच्छी जगह जॉब्स मिली, हमें कभी भी 1-1.5 हफ्ते से ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास जॉब नहीं थी, हमारे पास घर नहीं था। बट देयर वर अदर वेज जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे थे। हमारी सैलरी बहुत थोड़ी थी, हमारे लिए और चैलेंजेस बहुत थे। जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे, जो फर्स्ट अपार्टमेंट था मेरा यूके में, दैट वॉज ए नाइटमेयर। बट उस वक्त हमें उन चीजों का एहसास नहीं हुआ। वीकली जो बजट होता था मेरा ग्रोसरी का, दैट वॉज 15 पाउंड्स। तो वी वर स्ट्रगलिंग इन अदर वेज, और जिसका हमें टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पर कभी एहसास भी नहीं हुआ कि हमारी लाइफ में किसी चीज की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीड्स जो थी वो पूरी हो रही थी। हम घर का बना हुआ अच्छा खाना खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, थोड़ा बहुत जो है वो कभी कभार बाहर भी खाना खाते थे, और उसमें ये कि हम इंजॉय करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। अब जो ये वाला पीरियड है मेरा, जब मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ, वी फील अ लॉट मोर सेटल्ड, क्योंकि मेरा भी जो है वो मैं स्कॉलरशिप पर हूँ, मेरे हस्बैंड की भी अच्छी सैलरी है, उनकी फील्ड की जॉब उन्हें मिली है, 2 बंदों की हमारी सैलरी आ रही है, तो वी फील अ लॉट मोर सेटल्ड। हमने गाड़ी ले ली है, हमारा घर पहले से बेहतर है, हमारी साथ बच्ची है, बाहर भी जाते हैं, आउटिंग्स भी करते हैं। जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है दैट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड उस टाइम से जब हम स्ट्रगल कर रहे थे। बट फिर भी वी डोंट फील आवरसेल्व्स सेटल्ड, क्योंकि हमारा इरादा ये था कि हम जब सेटल होने की तरफ जाएंगे तो हम सबसे पहले घर खरीदेंगे, हम सबसे पहले घर मॉर्गेज करेंगे, हम वर्क वीजा की तरफ देखेंगे। बट अब प्रॉब्लम यह है कि पहली चीज, वर्क वीजा लेना इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। 38,700 सैलरी थ्रेशोल्ड तो एक हिस्सा है उसका। उसके अलावा जो आपने IHS सरचार्ज पे करना है, दैट इज अलोन 15,000 प्लस पाउंड्स फॉर अस 3 पीपल। तो वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके ऊपर आपके वीजा की कॉस्ट है, फिर उसके बाद टेक होम सैलरी। अगर आप सैलरी ज्यादा ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टेक होम सैलरी भी उतनी ही होगी। जितनी ज्यादा सैलरी बढ़ती जाती है उतना ज्यादा आपका टैक्स बढ़ता जाता है। तो आई थिंक जो लोग यहाँ पर कमा रहे हैं, मेहनत करके, जो जॉब्स करके कमा रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब मैं फुल टाइम जॉब में हूँ, मैं फुल टाइम PhD स्टूडेंट हूँ, साथ साथ पढ़ा रही हूँ, काम कर रही हूँ। बट फॉर मी, जैसे मेरी बेटी है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से 3 दिन की फंडिंग मिलती है नर्सरी की, ठीक है, 3 दिन उसके पेड होते हैं। बट मुझे अगर फुल वीक काम करना है, 5 डेज अ वीक, तो मुझे 2 दिन का पे करना पड़ेगा। 2 दिन के पैसे मुझे खुद देने पड़ेंगे, और 2 दिन के पैसे जो हैं वो तकरीबन 90 पाउंड्स बनते हैं 1 वीक के। तो अब आप हिसाब लगा लो कि पूरे महीने का कितना बन जाएगा। सिर्फ 2 दिन का अगर मैं पे करती हूँ तो 1 हफ्ते का 90 पाउंड बनता है, मल्टीप्लाई बाय 4।
तो अब बात यह है कि अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगी कि मुझे फंडिंग की जरूरत है, मैं फुल टाइम जॉब में हूं, मुझे मेरी बच्ची को स्कूल छोड़ना है या उसको नर्सरी में छोड़ना है, तो मुझे फंडिंग नहीं मिलेगी बिकॉज आई एम स्टिल अर्निंग जो एक इनका मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है उससे ज्यादा कमा रही हूं मैं। तो मुझे कोई सपोर्ट एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी, मुझे कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी निस्बत वो खवातीन जो कोई जॉब नहीं कर रही, जो घरों में बैठी हुई हैं, जिनके लिए आसान है अपने बच्चों को मैनेज करना, उन्हें हर तरह का बेनिफिट गवर्नमेंट देती है। और ये भी फर्क है कि आपका वीजा कैटेगरी कौन सी है। स्टडी वीजा पे तो खैर आप कोई किसी किस्म की फंडिंग ले ही नहीं सकते, बट वैसे भी जनरली भी अगर मैं वर्क वीजा पर शिफ्ट होती हूँ और मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो मैं नहीं ले सकती बिकॉज आई एम अर्निंग फुल टाइम। उसके मुकाबले में जो खवातीन कुछ भी नहीं कर रही हैं और घर में बैठ के अपने बच्चों को संभाल रही हैं, उनके स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर स्कूल में ब्रेकफास्ट से लेकर उनको हर तरह की फंडिंग गवर्नमेंट देती है बिकॉज आप तो कुछ कमा नहीं रहे। और लोग इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारे स्पेशली जो देसीज हैं वो जॉब्स भी कर रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट फंडिंग नहीं छोड़ते, वो गवर्नमेंट फंडिंग लेते हैं क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को ये शो किया हुआ है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो यहाँ पर मुश्किल हैं, स्पेशली बच्चों के साथ। अगर आप हो, आपको फुल टाइम काम करना है, बट आप बच्चे कहाँ छोड़ोगे, उसके लिए आपको अरेंजमेंट्स करने की जरूरत है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। फिर सैलरी की जहां तक बात कर लें, अगर आप में से कोई भी ऐसा यहाँ आने का आ रहा है जो कहता है भाई मेरी वाइफ काम ना करे, या जो लड़कियां हैं जो कहती हैं हम काम ना करें घर से बाहर जाकर, तो फिर आप यहाँ मत आएं बिकॉज आपका यहाँ गुजारा नहीं होगा। एक बंदे की सैलरी में आप यूके में सरवाइव नहीं कर सकते। और अभी ये सारी जो मैं आपको बता रही हूँ चीजें, ये लंदन को आप बिल्कुल एक्सक्लूड कर दें। ये अभी मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड की बात कर रही हूँ जो कि सिग्निफिकेंटली चीपर समझा जाता है। कम से कम आपकी जो टेक होम सैलरी है ना इस वक्त सरवाइव करने के लिए, वो 3000 से 3500 पाउंड होनी चाहिए महीने की। हमारा जो मंथली एक्सपेंस है वो रफली तकरीबन 2500 से 2800 पाउंड हमारी स्पेंडिंग है। हमारा रेंट है, हमारी गाड़ी के खर्चे हैं, बच्ची की नर्सरी के खर्चे हैं, फिर साथ में कुछ थोड़ी बहुत आपको इमरजेंसी के लिए बजट रखना पड़ता है। आपकी ग्रोसरीज इतनी महंगी है, मेरा ग्रोसरी का ही तकरीबन 500 से 600 पाउंड खर्चा आ जाता है महीने का, जिस महीने में मैंने सारी चीजें लेनी होती है। यानी कि मीट तो हर महीने आता है, फिर आपका जब लॉन्ड्री का सामान आना है, आटा चावल चीनी दालें पड़नी है, उस महीने में मेरी ग्रोसरी आराम से 300 से 400 पाउंड तक चली जाती है। और उसके अलावा जो वीकली ग्रोसरी है, वीकली ग्रोसरीज में आपके दूध अंडे ब्रेड हो गए, आपका फ्रूट हो गया, कोई बच्चे की जरूरत की चीजें खाने पीने की, कोई स्नैक्स हो गए, वो भी तकरीबन 30-35 पाउंड की चीजें हर हफ्ते भी ग्रोसरी आती है। तो आप हिसाब लगा लो कि 300-400 पाउंड की आपकी एक बड़ी मंथली ग्रोसरी, और उसके बाद हर हफ्ते 30-35 पाउंड आपकी ग्रोसरीज, तो कुल मिला के तकरीबन 500-600 पाउंड की आपकी ग्रोसरीज बन जाती हैं। तो ये इतना बड़ा एक्सपेंस है। फिर उसके अलावा आप अगर बसों में सफर कर रहे हो तो बस के टिकट्स हैं, हर चीज अब महंगी हो गई है। तो आप अपना ये जहन में रखो कि 3000 से 3500 पाउंड मिनिमम आपको चाहिए सरवाइव करने के लिए। आपकी मंथली बचत इसमें तकरीबन 200-300 पाउंड होगी या 400 पाउंड तक आप बचा सकोगे। तो पहली चीज तो ये कि टैक्स कटा के आपको इतनी सैलरी मिल रही हो। फिर उसके बाद जो अगली चीज है वो है कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब मैं अगर यूके कभी छोड़ूंगी, जो अब हम सोच रहे हैं, बिकॉज मेरा जैसे अब मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ पीएचडी के, तो इसके बाद आई नीड टू डिसाइड 2024 में मुझे डिसाइड करना है कि मुझे यूके में रहना है या मुझे जाना है। बिकॉज मेरा पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद आई नीड टू फिगर आउट कि मैंने करियर कहाँ बनाना है, कहाँ सेट होना है। तो डेफिनेटली मुझे एक कंट्री पिक करना है, एक कंट्री चूज करना है जहां मैं जाऊंगी। और आई थिंक अगर मैं कभी यूके को नेक्स्ट ईयर में छोड़ने का डिसाइड करती हूँ तो उसमें जो एक चीज बहुत ज्यादा फैक्टर प्ले करेगी वो है इनका एनएचएस हेल्थ मतलब जो सिस्टम है, बिकॉज दैट इज टेरेबल। स्कॉटलैंड में थोड़ा बेहतर है इंग्लैंड साइड्स की निस्बत, बिकॉज यहाँ पे आपकी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन फ्री हैं, तो आपको मेडिसिन का पे करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको जीपी की अपॉइंटमेंट चाहिए, जैसे जब मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए होती है अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, तो सुबह को, चाहे मेरी छुट्टी भी हो, मुझे सुबह 8:30 ऑन द डॉट कॉल मिलानी होती है अपनी जीपी सर्जरी में। अगर मैंने 8:45 पे कॉल मिलाई तो मुझे अर्जेंट अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी उस दिन की। अर्जेंट अपॉइंटमेंट सिर्फ आपको कब मिलती है, जब आपकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो,
या फिर बच्चों के लिए दे देते हैं, 5 साल से छोटे बच्चों को दे देते हैं। बट उसके अलावा अगर आपने 10-11 बजे कॉल किया और आपने कहा मुझे इस हफ्ते की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको उस हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 2, 3 या 4 हफ्ते बाद की। आप इससे हिसाब लगा लें कि मार्च में आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और मुझे मेरी जीपी ने कुछ टेस्ट रिकमेंड किए। एंड कैन यू इमेजिन कि वो जो मेरा टेस्ट था वो अभी ये मैंने लास्ट वीक टेस्ट दिया है, बिकॉज अब जाके मेरा नंबर आया है और अभी भी ये बहुत अर्ली मिल गया, वरना सालों लगते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती यहाँ पर। जो टेस्ट आपके हॉस्पिटल में होने होते हैं, जैसे जिसमें एक्सरेज हो जाते हैं, एमआरआईज हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, इन चीजों की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आपको कोई मेडिसिन नहीं देते। आप अपॉइंटमेंट ले भी लोगे इतना लड़ भिड़ के, तो आपको उन्होंने कोई दवाई नहीं देनी। हद से हद पैरासीटामोल दे देंगे, या इनका एक ही सोल्यूशन है हर चीज का, कह देते हैं वायरल है। हर चीज को कह देते हैं वायरल है। और हमने अपनी आंखों से यहाँ पर ऐसे किस्से होते देखे कि वो एक्चुअल में बहुत बड़ा मसला था जिसको इन्होंने वायरल बताया। अभी हमारे एक सर्कल में जानने वाले भाई हैं, उनकी बेटी है, छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, उसको पेट में दर्द हुआ बहुत ज्यादा, तो वो लेकर गए जीपी के पास। उसने कहा जी वायरल है, वायरल है, वायरल है। और वो बच्ची का अपेंडिक्स एक्सप्लोड हो गया, उसके टमी में अपेंडिक्स फट गया और वो बच्ची के जिस्म में जहर फैल गया और उसके बाद वो बच्ची 3 हफ्ते अस्पताल में दाखिल रही। तो आप यहां से देख लें कि क्या इनकी हालत है और क्या इनका सिस्टम है। तो हेल्थ जो सिस्टम है, मेरे ख्याल से मेरे लिए वो एक फैक्टर है जिसपे मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे किसी ऐसी कंट्री में जाना है जहां पर हेल्थ का सिस्टम जो है वो बेहतर हो और आपको हेल्थ केयर जो है वो आसानी से अवेलेबल हो। तो ये एक मसला और है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद जो चीज होती है वो सबसे ज्यादा ये है कि आपको घर लेना है, आपको कुछ भी करना है सेटल होने के लिए, तो आप स्टडी वीजा पे तो कुछ भी नहीं कर सकते। वर्क वीजा होगा तभी आप घर ले पाओगे। तो वर्क वीजा के अब जिस तरीके से रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इट। बिकॉज मैं अपने हस्बैंड से भी यही बात कर रही थी कल परसों के, देखें हम इतनी ज्यादा सेविंग करें, हमें कम से कम भी 20-25 हजार पाउंड की सेविंग चाहिए टू कन्वर्ट इनटू अ वर्क वीजा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर भी ली, जमा भी कर लिए पैसे, आपने वर्क वीजा ले लिया, हो गया, दैट इज नॉट वन टाइम एक्सपेंस। आप वर्क वीजा पे शिफ्ट होगे, आपकी सेविंग जीरो होंगी। जीरो सेविंग से आप दोबारा सेव करना शुरू करोगे, तब तक आपका वर्क वीजा फिनिश होने का टाइम आ जाएगा और आपको या तो अगले वर्क वीजा पे शिफ्ट होना है या तो आपको ILR डालना है। दोनों सूरतों में विद इन 5 years आपको दोबारा इतनी ही बड़ी एक और इन्वेस्टमेंट करनी है, इतने ही ज्यादा पैसे आपको दोबारा पे करने। तो इसका मतलब यह है कि फॉर द नेक्स्ट, अगर मैं यूके में ही रहना चाहती हूँ और मैं यूके का अपना माइंड बना लेती हूँ कि मुझे यहीं सेट होना है, सो दैट मीन्स कि मेरी और मेरे हस्बैंड की जिंदगी के अगले जो 10-15 साल होंगे वो एक कॉन्टिन्यूअस सर्कल होगा सेविंग करने का और फिर वीजा लेने का, सेविंग करने का और वीजा लेने का। बिकॉज हम उसमें और किसी चीज के लिए पैसे सेव नहीं कर सकते, हम अपना कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते, अपने लिए कुछ बना नहीं सकते, बिकॉज हम तो सिर्फ वीजे के लिए पैसे सेव करते रहेंगे। इतना महंगा कर दिया है वीजा लेना कि आप 5 साल में मुश्किलों से आप 20-25 हजार पाउंड जमा करोगे तो आप अगला वीजा आपका तैयार खड़ा होगा लेने के लिए। तो आई रियली वॉन्ट टू फील सेटल्ड। आई एम ऑलरेडी 30, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर मैं विद इन नेक्स्ट 5 years और विद इन नेक्स्ट चलो 7-8 years एटलीस्ट मैं कहीं पर परमानेंट हो जाऊं, कहीं पे मैं सेटल फील करूं, कहीं पे मेरा कोई सिटीजनशिप का हो जाए। बिकॉज अदरवाइज अगर मैं यूके में रहती हूँ तो मुझे पता है मेरे अगले 15 साल भी, मतलब 15 साल तो कहीं नहीं गए मुझे सिटीजन बनने के लिए, या मुझे PR लेने के लिए भी 10 साल चाहिए अभी। तो इसलिए मतलब ये बहुत ज्यादा इस वक्त एक कंफ्यूजन है। हम जो अपने आप को फील करते थे कि ओके अब हम अच्छे हैं, सेटल होने की तरफ जा रहे हैं, अब हम दोबारा उसी अनसर्टेनिटी की फेज में आ गए हैं कि यहाँ रहना है या नहीं रहना है या क्या करना है। तो आई एम सीरियसली कंसिडरिंग माई अपॉर्चुनिटीज एंड सीरियसली कंसिडरिंग कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। और मैं इसीलिए आप लोगों से ये चीज शेयर करना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह यूके को छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग ये शिकायत करते हैं कि आप हमें तो मशवरा देते हैं बट आप लोग खुद तो यूके में बैठे हैं। तो अगर हम खुद यूके में बैठे हैं तो भाई आसान नहीं है यूके में बैठना। जो स्ट्रगल्स हमने फेस किए हैं, हम नहीं चाहते कि आप भी वो सब स्ट्रगल्स फेस करें। बिकॉज उसके बाद लोगों को फिर ये भी शिकायत होती है कि हमें किसी ने सही से गाइड नहीं किया और यूट्यूबर्स जो है वो सब कुछ हरा हरा बाग दिखाते हैं और हमें सही नहीं बताते। तो इसलिए मैं आपको आज खुल के आपके साथ शेयर किया है और आपको सारी चीजें बताई हैं ताकि अगर आप भी यूके आना चाहते हैं तो आपने ये चीजें माइंड में रखनी है। यूके की लाइफ आसान नहीं है।
बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा, और अब आने वाले दिनों में तो और भी मुश्किल होने वाली है। तो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय।